बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ CFEP 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस। आज की वीडियो का एजेंडा है कि हमने CFEP 5 की दिसंबर 2022 विंटर 2022 की अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व करना है। तो रीड करते हैं सवाल को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए बेसिकली इनकम टैक्स लायबिलिटी की कंपटीशन से पर्टेन करता है और कोई 18 मार्क की वेटेज इस सवाल की। सवाल को रीड करने से पहले अगर मैं रिक्वायरमेंट रीड करूं तो रिक्वायरमेंट में कहता है under the provision of income tax ordinance 2001 and rules made thereunder, compute the total income, taxable income and net tax payable by or refundable to SPL for the tax year 2023. Ignore WWF and WPPF and also show all relevant exemptions, exclusions and disallowances. तो बेसिकली हमारे पास SPL एक कंपनी का डाटा अवेलेबल है टैक्स ईयर 2023 का। हमें इसकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल कैलकुलेट करना है और जो भी एग्जाम्पशंस वगैरह है अगर हम उनको इग्नोर भी कर रहे हैं तो हम अपने सोल्यूशन में से प्रेजेंट कर रहे होंगे। अब सवाल को रीड करें तो कहता है शाहजहां प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड है हमारे पास, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड रिपेयरिंग ऑफ LED टेलीविजन सेट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम SPL रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022, यानी कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 है। एक कंपनी है शाहजहां प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सप्लाई और रिपेयरिंग ऑफ LED में एंगेज्ड है। 30 सितंबर 2022 का ईयर एंड है। हमारे पास रेवेन्यू नेट ऑफ सेल्स टैक्स आ रहा है 100 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 580 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट है 220 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 200 के, अदर इनकम है हमारे पास 60 की और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 80 मिलियन। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले रेवेन्यू इंक्लूड्स, यानी कि इस 800 मिलियन के रेवेन्यू में ये तीन चीजें हैं। एक्सपोर्ट ऑफ रुपीज 300 मिलियन, बाय डिफॉल्ट जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ये हमारी फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स होगी सेक्शन 154 के तहत। पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम रिपेयरिंग ऑफ LED पैनल्स ऑफ रुपीज 60 मिलियन, withholding tax under section 153 was deducted at the rate of 3% from only 50 million। इस 800 मिलियन के रेवेन्यू में 60 मिलियन बेसिकली LED की रिपेयरिंग सर्विसेज के अगेंस्ट है, जिसमें से 50 मिलियन के रेवेन्यू के अगेंस्ट 3% की विदहोल्डिंग हुई है, यानी कि 50 मिलियन की जो सर्विसेज है इस पे 3% की विदहोल्डिंग हुई है। तो सेक्शन 153 के तहत ये सर्विसेज भी हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम में चार्जेबल टैक्स होगी। पॉइंट नंबर 3 में कहता है सेल ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ हाई एंड टीवी सेट्स फॉर रुपीज 4 लाख पर यूनिट। हमने 4 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट्स हाई एंड टीवी सेट्स के सेल किए, जो कि इस 800 मिलियन के रेवेन्यू में शामिल है। These TV sets were imported at rupees 3 lakh per unit. Advance tax of 1.65 million was paid at the time of import. Due to strict measures taken by the government for discouraging imports, SPL could not deliver the order in time and consequently paid a penalty of rupees 6 million to the customer as per the terms of the contract. The amount of penalty is included in operating expense. कह रहा है 800 मिलियन के रेवेन्यू में 100 यूनिट्स का रेवेन्यू 4 लाख के हिसाब से शामिल है, जो कि इम्पोर्टेड टीवी सेट से पर्टेन करता है। और इस इंपोर्टेड टीवी सेट को हमने 3 लाख पर यूनिट के हिसाब से इंपोर्ट किया और इसकी इंपोर्ट पे हमने 1.65 का टैक्स भी पे किया है। चूंकि ये हमारी कमर्शियल इंपोर्ट है तो ये इनकम भी हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी सेक्शन 148 के तहत। फिर इन्होंने एक स्पेसिफिक पेनल्टी के एक्सपेंस की बात की है कि हमने 6 मिलियन की कस्टमर को पेनल्टी पे की है क्योंकि हम अपना ऑर्डर टाइम पे डिलीवर ना कर सके और ये पेनल्टी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है, तो ये हमारे स्पेसिफिक एक्सपेंस बन गया। All sales are made to sales tax registered distributor except a sale of 156 million inclusive of 17% sales tax and further tax of 3% to Kabir Limited, an unregistered distributor। कहता है हमने जितनी भी सेल्स वगैरह की है वो सारी की सारी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को की है, सिवाय एक 156 मिलियन की सेल्स, और ये 156 का नंबर इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ फर्दर टैक्स है। ये हमने कबीर लिमिटेड को सेल किया जो कि एक अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। यहां से बेसिकली एक सेक्शन अट्रैक्ट होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 जिसका टाइटल है डिडक्शंस नॉट अलाउड। उसमें यह बात है कि अगर आप कोई सेल्स टैक्स के अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो एक्सीडिंग सम लिमिट, तो उस सेल के अगेंस्ट आपके प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं विद सम लिमिट कि हमारे जो एक्सपेंसेस की मैक्सिमम डिसअलाउंस है वो टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस हो सकती है, तो वो भी हम देख लेंगे। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड part of rupees 12 million from which no withholding tax was deducted. SPL made total purchases of 280 million during the year. हमारे पास टोटल 280 मिलियन की परचेजेस है, जिसमें से 12 मिलियन की परचेजेस ऐसी है जिसकी पेमेंट पे हमने विदहोल्डिंग नहीं की। अगेन यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 21 का एक सेक्शन 21 का क्लॉज ट्रिगर होता है कि अगर आपने परचेजेस के अगेंस्ट विदहोल्डिंग ना की हो तो आपकी वो परचेजेस डिसअलाउ हो जाती है। लेकिन परचेजेस के केस में एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो मैक्सिमम डिसअलाउंस है वो 20% ऑफ परचेज हो सकती है ड्यू टू नॉन विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स। फिर हमारे पास अदर इनकम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अदर इनकम इंक्लूड्स बोनस डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन,
SPL received 5 lakh bonus shares of listed company Alamgir Limited. The market price of each share on the date of entitlement of bonus and the date on which bonus shares were credited to SPL account were rupees 32 million and 36 million. सर अदर इनकम में 16 मिलियन का बोनस डिविडेंड शामिल है. अच्छा, बोनस शेयर्स का मिलना या बोनस डिविडेंड का मिलना ना अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से इनकम होता है, यानी कि अकाउंट्स में भी इनकम नहीं होना चाहिए, ना ये टैक्स पर्सपेक्टिव से इनकम है जिसे टैक्स में चार्जेबल टैक्स बनाया गया हो. तो ये बेसिकली यहाँ पे एक अकाउंटिंग एरर है. 16 मिलियन डिविडेंड इनकम इन्होंने बोनस की रिकॉर्ड कर ली है, ना ये अकाउंट्स में इनकम है ना ये टैक्स लॉ में इनकम है. पॉइंट नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24 मिलियन फ्रॉम एन एसोसिएट जहांगीर लिमिटेड बुक्ड अंडर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड. SPL has 30% shareholding in JL. The turnover of JL during the year amounts to rupees 460 million. हमने एक जहांगीर लिमिटेड में 30% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, यानी कि ये हमारी बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है. इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से जो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि अकाउंट्स में एज पर IAS 28 एज पर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड इनकम है, लेकिन टैक्स के परस्पेक्टिव से एक नोशनल इनकम है. अगर इस इन्वेस्टमेंट पे कोई डिविडेंड मिला होता तो वो डिविडेंड बिल्कुल टैक्स में हमारी इनकम होती, लेकिन ये इक्विटी अकाउंटिंग मेथड के तहत जो इनकम रिकॉर्ड की गई ये एक नोशनल इनकम है. तो 24 मिलियन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है. अच्छा, यहाँ पे एसोसिएट का हमें 460 का टर्नओवर दिया है. ये मेरे ख्याल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि हम टर्नओवर टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, उसमें टर्नओवर की डेफिनेशन में यह है कि अगर एक कंपनी किसी AOP का मेंबर है तो उस AOP के टर्नओवर में जो कंपनी का शेयर है वो हम कंपनी का टर्नओवर कंसिडर करते हैं. तो ये हमारी AOP नहीं है, ये हमारी एसोसिएट है. एसोसिएट कोई और चीज है, AOP कोई और चीज है. तो ये हमारी एसोसिएट है और इसका हमें टर्नओवर दिया है. आई गेस का सिर्फ ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कुछ भी नहीं करना. पॉइंट नंबर 3, share of profit from an AOP amounts to rupees 20 million. SPL holds 60% interest in the AOP and the turnover of AOP during the year amounts to rupees 240 million. इसके अलावा हमारे पास 20 मिलियन का शेयर एक AOP से भी आया है. इस AOP में हमारा 60% शेयर है और इस AOP का टर्नओवर है 240 मिलियन. अब ये AOP का टर्नओवर हमारे रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 कि AOP के टर्नओवर में जो हमारा शेयर बनेगा वो हमारा टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमम टैक्स. कहता है मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम टैक्स ईयर 2022 अमाउंट टू रुपीज 20 मिलियन. हमारे पास पिछले साल का कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स भी है 20 मिलियन का, और फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट है. तो एक अच्छा सवाल है, 18 मार्क्स की वेटेज आएगी इसके रीजनेबल इस सवाल के लिए. मैं चाहता हूं कि एक दफा सवाल को आप लोग खुद से दोबारा से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को. तो सबसे पहले तो मैं अपनी वर्किंग्स वगैरह कर लेता हूँ, इनकम के अपॉर्चमेंट वगैरह कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम अपना रिटर्न प्रिपेयर करेंगे. तो हमारे पास मल्टीपल तरह की इनकम है. सबसे पहले हमारे पास एक्सपोर्ट सेल्स 300 मिलियन की जो कि FTR में टैक्स होगी. तो मैं अपने पास वर्किंग में एक्सपोर्ट्स और ये FTR में चार्जेबल टैक्स होगी. इसके बाद फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में LED की सर्विसेज, टोटल तो ये 60 मिलियन है लेकिन सिर्फ विदहोल्डिंग 50 मिलियन पे हुआ है. तो हमारे पास अगर हम रेवेन्यू भी लिखें साथ साथ तो 300 का रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स का है. इसके बाद रिपेयरिंग सर्विसेज, ये मिनिमम टैक्स में टैक्स होगा और ये 50 मिलियन है. इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में हाई एंड टीवी सेट्स 4 लाख रुपए के हिसाब से सेल किए 100 यूनिट्स और ये 3 लाख रुपए के हिसाब से हमने इंपोर्ट किए. तो ये हमारी कमर्शियल इंपोर्ट्स है. ये भी हमारी मिनिमम टैक्स जी में टैक्स होगी. तो 4 लाख रुपए के हिसाब से हमने 100 सेट सेल किए और चूंकि हम अपनी वर्किंग रुपीज इन मिलियंस में कर रहे हैं तो मैं आंसर को 1 मिलियन से डिवाइड कर देता हूँ. तो हमारे पास बेसिकली रेवेन्यू के ब्रेकअप में 300 मिलियन की एक्सपोर्ट्स है जो कि FTR, 50 मिलियन की रिपेयरिंग सर्विसेज जो कि मिनिमम टैक्स जी, और 40 मिलियन की हमारे पास कमर्शियल इंपोर्ट है जो कि मिनिमम टैक्स जी. इसके अलावा बाकी जितनी है वो सारी हमारी अदर रेवेन्यूज हैं जो कि हमारा विदहोल्डिंग का इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इसे हम नॉर्मल टैक्स जी में ले जाएंगे. अब देखें हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है इस सवाल में, टोटल रेवेन्यू हमारे पास 800 मिलियन. मैं 800 मिलियन यहाँ प्लॉट कर देता हूँ और 800 में से जो स्पेसिफिक स्ट्रीम्स थी उनके रेवेन्यू माइनस कर देता हूँ. तो हमारे पास बाकी अदर रेवेन्यूज आ गए जो कि नॉर्मल टैक्स जी में टैक्स होंगे 410 मिलियन. इसके बाद हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के हवाले से हमें सवाल में क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक तो इन्होंने कहा है कि 12 मिलियन का अमाउंट है जिसमें हमने विदहोल्डिंग नहीं की और टोटल जो परचेजेस हमारी 280 मिलियन की है. इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि जो हमने ये 100 यूनिट्स हाई एंड टीवी सेट के सेल किए ना, ये हमने 3 लाख रुपए के हिसाब से इंपोर्ट किए थे.
तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के हवाले से एक पैरेलल वर्किंग बनाता हूँ। यहाँ देखें, वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास सवाल में गिवन है 580। इससे हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स, दैट इज ऑफ 3 लाख रुपए का यूनिट हमने परचेज किया और 100 यूनिट सेल किए, तो माइनस कर देते हैं 3 लाख इंटू 100, और चूंकि रुपीज इन मिलियन में वर्किंग चल रही है तो डिवाइड बाय 1 मिलियन। इसके बाद हमें इन्होंने बताया कि हमारी जो टोटल परचेजेस है 280 की, इसमें से 12 मिलियन पे हमने विदहोल्डिंग नहीं की, तो हमारा कुछ एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैं कर देता हूं लेस परचेजेस डिसअलाउड ड्यू टू नॉन विदहोल्डिंग। वो कितनी होगी सर? वो होगी लोअर ऑफ एक्चुअल परचेजेस। एक्चुअल परचेजेस हमारी 280 मिलियन की, और विदाउट विदहोल्डिंग हमारी 12। एक्चुअल परचेजेस नहीं, सॉरी, एक्चुअल परचेजेस का 20%, तो 280 का 20% कर देते हैं, तो 280 का 20% आ रहा है 56, और विदाउट विदहोल्डिंग हमने परचेजेस की 12 की, तो इन दोनों का जो भी लोअर है वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, तो इन दोनों का लोअर हम डिसअलाउ करवा देते हैं। तो ये हमारे पास वो परचेजेस आ जाएंगी जो कि, या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा जो कि कॉमन है। अब देखें हम करते हैं क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले माइनस करते हैं कमर्शियल इंपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्ट वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कमर्शियल इंपोर्ट वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है सर? वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 30 मिलियन। इसके अलावा जो बाकी है वो हम बाकी 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स में एलोकेट कर देंगे, तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉमन। सर बाकी कॉमन कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास 538, इसका टोटल दिखा देता है, और ये 538 को नेगेटिव दिखा देते हैं। अब ये 538 की बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने एक्सपोर्ट्स, रिपेयरिंग सर्विसेज और अदर रेवेन्यूज के रेशियो में एलोकेट करना है। तो मैं क्या करता हूं कि 538 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज 3, एक्सपोर्ट रेवेन्यू प्लस एमटीआर रेवेन्यू, रिपेयरिंग सर्विसेज प्लस और अदर रेवेन्यू। मैं अगर आप फॉर्मूला बार में देखें तो जिन सेल्स को मुझे चेक करना है उसके अलावा बाकी सेल्स को मैं लॉक करता जा रहा हूँ। 538 लॉक हो गया, और 300, 500, 50 और 410 के रेवेन्यूज को मैंने डिनोमिनेटर में लॉक कर दिया है। तो हमारे पास इन तीनों में एलोकेट हो जाएगा, तो इन तीनों का टोटल आ गया 538। अगर आप एक्सेल में यहाँ टोटल सम देख सके, कमर्शियल इंपोर्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तीनों का, चारों का। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद फिर हमारे पास पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3 में दी हुई थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास सवाल में है 200 मिलियन। इसकी भी मैं साइड में एक वर्किंग कर लेता हूं। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 200 मिलियन। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा था कि जो आपने कमर्शियल इंपोर्ट वाले टीवी सेट सेल किए, इसका एक ऑर्डर आपका लेट हो गया था तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ी थी, यानी कि ये पेनल्टी स्पेसिफिकली इस कमर्शियल इंपोर्ट वाली सेल के अगेंस्ट है। अच्छा, ये पेनल्टी डिसअलाउ नहीं होगी क्योंकि सेक्शन 21 के तहत वो पेनल्टी एक्सपेंस डिसअलाउ होता है जो आपने किसी लॉ की वायलेशन में किया हो। अगर लॉ के किसी रूल रेगुलेशन की वायलेशन में आपने कोई पेनल्टी या कोई डिफॉल्ट चार्ज वगैरह पे किया हो तो ये आप ऐसा एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमने पेनल्टी पे की है ये कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पे की है, यानी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पे की है, तो ये हमारी बिल्कुल अलाउ हो जाएगी। तो लेस पेनल्टी, इससे मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है, ये कमर्शियल इंपोर्ट से पर्टेन करता है। -6। तो बाकी हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए ये हमारे कॉमन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेस पेनल्टी, और ये पेनल्टी हमारी पर्टेन करती है कमर्शियल इंपोर्ट से,
ये कमर्शियल इंपोर्ट वाले टाइप से माइनस कर देता हूँ, दैट इज 6। और बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो कि कॉमन है, इसको हम रेवेन्यू के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 194 का माइनस में शो कर देता है। अब 194 के कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने सब में एलोकेट करना है, चारों में एलोकेट करना है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इस पे, 194 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 800, और हमने इसको सब में एलोकेट कर दिया। तो इन सब का टोटल आप देखेंगे तो आपके पास 194 बन रहा है। फिर इसके अलावा हमारे पास अदर इनकम है, अदर इनकम को भी देख लेंगे। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अदर इनकम का ब्रेकअप है, इसको हम देख लेंगे। पॉइंट रेवेन्यू के ब्रेकअप के बाद कहता है कि ऑल सेल्स आर मेड टू सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेप्ट अ सेल ऑफ 156 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ 17% एंड फर्दर टैक्स ऑफ 3% टू कबीर लिमिटेड एंड अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। हमने सारी सेल्स जो है रजिस्टर्ड लोगों की है, सिवाय एक 156 मिलियन की जो कि हमने कबीर लिमिटेड को सेल की है, जो कि एक अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। इससे पर्टेनिंग हमारे पास इनकम टैक्स के सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड में क्लॉज है, जो कि ये कहता है कि अगर आपने किसी सेल्स टैक्स के अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की एक्सीडिंग 100 मिलियन, तो इस केस में वो सेल्स जो कि आपने सेल्स टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है एक्सीडिंग 100 मिलियन, इस सेल के बैक पे आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे। और ये जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस डिसअलाउ होंगे, ये मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल एक्सपेंस होने चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं कुछ वर्किंग करता हूं आपके सामने। सर हमारे पास एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऑन अकाउंट ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये बात हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 में कवर की है। अब देखें, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को हमने सेल कितनी की है? सर अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को हमने सेल की है 156 मिलियन की, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ 17% सेल्स टैक्स और 3% फर्दर टैक्स है। तो मैं क्या करता हूं कि 156 डिवाइडेड बाय या 156 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 कर दें, ताकि ये नंबर आपके पास एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आ जाए। तो इससे कर देते हैं 156 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ गया 130। और टोटल सेल्स जो है हमारे पास, सर हमारे पास जो अदर रेवेन्यू था टोटल वो कितना है? 410। अब इसका प्रोपोर्शनेटली हमारा एक्सपेंस जो सला होगा, तो हमारे पास एक्सपेंस पर्टेनिंग टू एनटीआर सेल्स है कितना? यहां देखिएगा, एक हमारे पास 290 का एक्सपेंस है ये, एक हमारे पास 99 का एक्सपेंस है ये, तो इन दोनों का टोटल आ गया 390। इसको मैं पॉजिटिव शो कर देता हूं। तो हमारा जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बनेगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा? सर हमारे पास एक्सपेंस है 390 मल्टीप्लाई बाय सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 130 एक्सीडिंग 100 मिलियन है, और डिवाइडेड बाय 410। तो ये आ जाएगा हमारे पास 390 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइडेड बाय 410। 124 का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बनता है उस सेल के अगेंस्ट जो कि हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन को है। लेकिन हमें जो मैक्सिमम डिसअलाउंस होगी वो होगी लोअर ऑफ टू थिंग्स, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस दैट इज 124 और 10% ऑफ द एक्सपेंसेस। तो हमारे एक्सपेंसेस का अगर हम 10% ले लें तो एक्सपेंसेस तो 390, इसका अगर आप 10% करें तो ये आ जाएगा 39। अब इन दोनों का जो लोअर है ये हमारा डिसअलाउ होगा 39। तो जो एक्सपेंस हमारे डिसअलाउ होंगे उसको मैं ऐड कर देता हूं, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ये हम ऐड कर देते हैं 39। तो ये हमारे पास बेसिकली सारी क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम आ जाएगी। ये हमारे पास नेट इनकम आ गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर इनकम भी थी, उसको भी देख लेते हैं। वर्किंग फॉर अदर इनकम,
अदर इनकम हमारे पास जो गिवन है, अदर इनकम हमारे पास गिवन है 60। इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले कहा था कि 16 मिलियन का बोनस डिविडेंड है, तो बोनस डिविडेंड इसके आगे मैं लिख देता हूँ नॉट इनकम, ये हमारी इनकम ही नहीं है। कितना था सर? 16 मिलियन माइनस 60। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अदर इनकम में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इन्फॉर्मेशन के अलावा भी रह जाए। लाइक हमें 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो दी है, इसके अलावा तो कोई अदर इनकम नहीं है। एक है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ये एक नोशनल इनकम है एज पर IAS 28। ये था हमारे पास 24। और एक है हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP दैट इज 20। तो अगर आप इन टोटल 60 की अदर इनकम में से ये 3 स्पेसिफिक इनकम जिसका सवाल में डेटा दिया हुआ है उसको माइनस करें तो ये आपके पास 0 बन रहा है, यानी कि इन तीनों के अलावा कोई और चीज अदर इनकम का पार्ट नहीं है। तो हमने चारों क्लास ऑफ इनकम भी कैलकुलेट कर लिया, अदर इनकम का भी एक पोस्टमार्टम कर लिया। अब हम अपने रिटर्न ऑफ इनकम पे आते हैं। तो हमारे पास शाहजहां प्राइवेट लिमिटेड स्पेशल टैक्स ईयर 2023। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब देखें FTR की जो इनकम है उसे तो हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करेंगे, MTR और NTR की इनकम को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में बिल्कुल शो करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम रिपेयरिंग सर्विसेज दैट इज MTR, इनकम फ्रॉम कमर्शियल इंपोर्ट दैट इज अगेन MTR एंड अदर रेवेन्यूज दैट इज NTR। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, चूंकि मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो मैं सारे नंबर्स को ओपन कर देता हूं ताकि आपको डेसिमल के पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स नजर आ रहे हो। तो 2.48 की कमर्शियल रिपेयरिंग सर्विसेज की इनकम है, कमर्शियल इंपोर्ट में हमारे पास लॉस है और अदर रेवेन्यूज में हमारे पास 59.3 की इनकम है। तो ये हमारे पास इस लॉस को एडजस्ट कर देंगे। ऑब्वियसली MTR का लॉस अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा है और इनकम फ्रॉम बिजनेस में बाकी भी इनकम है तो हम इनको सबको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया 56.08। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम है? जो हमारे पास शेयर ऑफ AOP है उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे ना। तो हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ AOP, और शेयर ऑफ AOP हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, दैट वाज 20 मिलियन। तो 20 मिलियन की हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई ऑन अकाउंट ऑफ शेयर ऑफ AOP। इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अगर हम टोटल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल इनकम, और जो हमारी टोटल इनकम है वही हमारी टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिडक्टेबल अलाउंस वगैरह तो नहीं है, ना कोई एग्जेम्प्ट इनकम है। तो यहाँ तक हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन पे। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, या नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम की लायबिलिटी में एक साथ कैलकुलेट कर देता हूं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एट एप्लीकेबल रेट ऑन नेट इनकम। अगर आप एप्लीकेबल रेट के हिसाब से नेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 76.08 का 29%, 22.06। अब मैंने सारी इनकम के ऊपर 29% का रेट अप्लाई कर दिया तो ये आगे 22.06। अब इसमें 2 इनकम ऐसी है जो कि MTR में टैक्स हो रही है। एक है रिपेयरिंग सर्विसेज। रिपेयरिंग सर्विसेज में हम क्या करेंगे? हायर ऑफ 2 थिंग्स, हायर ऑफ टैक्स ऑन नेट इनकम एट 29% और विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 153(1)(b। अब देखें रिपेयरिंग की जो इनकम थी वो कितनी थी? सर रिपेयरिंग की नेट इनकम थी हमारे पास 2 मिलियन, 2.48 मिलियन। इस 2.48 मिलियन पे अगर मैं 29% अप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है 0.72। इसको हमने कंपेयर करना है 153(1)(b की जो हमारी विदहोल्डिंग हुई है। हमारी जो रिपेयरिंग सर्विसेज जिसमें विदहोल्डिंग हुई है वो 50 मिलियन है और इसमें 3% की विदहोल्डिंग हुई है।
तो ये आ गया 1.05। अब इन दोनों का जो हायर है ना वो आपने यहाँ लेके जाना है। आपने जब ये एप्लीकेबल रेट के हिसाब से नेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया तो 2.48 की इनकम तो इसमें शामिल है, यानी कि 2.48 के अमाउंट के ऊपर जो 29% से टैक्स बनता था वो इसमें ऑलरेडी शामिल हुआ हुआ है इस 22.06 में। और चूंकि विदहोल्डिंग टैक्स हायर आ रहा है तो मैं सिंपली क्या करूं कि मैं विदहोल्डिंग टैक्स में से 29% वाला टैक्स माइनस कर दूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल या एक्सेस है वो यहाँ पे वर्कआउट हो जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एनटीआर की इनकम लो, यहाँ पे सिर्फ एनटीआर की इनकम का टैक्स लो और फिर 0.72 और 1.5 का हायर यहाँ पे ले लो। मैंने क्या कर लिया कि 0.72 ऑलरेडी 22.06 में शामिल है और विदहोल्डिंग टैक्स नेट इनकम के 29% से ज्यादा आ रहा है, तो जितना विदहोल्डिंग टैक्स एक्सेस आ रहा है वो मैंने यहाँ पे सिंपली एड ऑन कर दिया। इसके बाद हमारे पास एमटीआर में एक और इनकम है, दैट इज कमर्शियल इंपोर्ट। कमर्शियल इंपोर्ट को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ऑन नेट इनकम। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी वर्किंग दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2.48 का 29% और ये हमारे पास 50 मिलियन का 3%। कमर्शियल इंपोर्ट का एमटीआर का टैक्स ऑन नेट इनकम, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर अगर आप कमर्शियल इंपोर्ट में देखें तो आपके पास लॉस आ रहा है, तो यानी कि इस पे तो कोई टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा। और हमारी विदहोल्डिंग कितनी हुई है 148 के तहत, हमें इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स का अमाउंट खुद ही बता दिया था। हमारे पास रेवेन्यू का जो पॉइंट नंबर 3 था इसमें इन्होंने बताया था कि हमारी 1.65 की विदहोल्डिंग हुई है, तो 1.65। अब हमें इन दोनों का हायर लेना है। चूंकि कमर्शियल इंपोर्ट पे तो लॉस था, तो यानी कि जो 76.08 के ऊपर हमने 22.06 का टैक्स कैलकुलेट किया 29% से, इसमें कमर्शियल इंपोर्ट वाला टैक्स, कमर्शियल इंपोर्ट वाली इनकम पे टैक्स आया ही नहीं क्योंकि वो तो लॉस मेकिंग थी। तो हमारा जो विदहोल्डिंग टैक्स है वही सारा का सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सबसे पहले टैक्स एट एप्लीकेबल रेट, इसे मैं ए का नाम दे देता हूं। अब यहां तक मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने विदहोल्डिंग टर्नओवर टैक्स भी कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर हम ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर एफटीआर का टैक्स भी आएगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर टैक्स, जिसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। अब देखिए टर्नओवर टैक्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू था ना वो 800 था, 300 मिलियन एफटीआर था जिसपे टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, बाकी रिपेयरिंग सर्विसेज, कमर्शियल इंपोर्ट और अदर रेवेन्यूज, इन तीनों का अगर आप टोटल देखें तो ये 500 बन रहा है। 800 में से 300 माइनस करेंगे तो इन तीनों का टोटल आ रहा है 500। तो 500 पे हम सिंपली 1.25% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 500 मिलियन पे 1.25%। अभी हमने ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स को भी एडजस्ट करना है, उसको मैं बताऊंगा उसका क्या करना है। तो 500 मिलियन का 1.25% ये आ गया हमारे पास मिनिमम टैक्स, इसे मैं बी का नाम दे देता हूं। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स के लिए हमें कैलकुलेट करनी होगी अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी, तो इसको मैं एक सेपरेट वर्किंग में शो कर देता हूं। वर्किंग 5 दे देते हैं सर, यहां देखिएगा वर्किंग 5। अच्छा, एक चीज मैंने टर्नओवर टैक्स की कैलकुलेशन में एरर कर दिया है। हमने 500 का टर्नओवर तो ले लिया, लेकिन हम जिस एओपी का मेंबर है उस एओपी का टर्नओवर तो शामिल ही नहीं किया ना, तो इसकी वर्किंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं देखिए पूरा ब्रेकअप बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 50, 40 और 410 ये तीन तो आएंगे ही आएंगे, तो 50 मिलियन प्लस 40 मिलियन प्लस 410 मिलियन, ये तीन प्लस हमारे पास सवाल में अदर इनकम में मैंने बताया था पॉइंट नंबर 3 में कि जिस एओपी का हम मेंबर है ना, हमारी 60% शेयर होल्डिंग है और इस एओपी का टर्नओवर है 240, तो 240 का 60% भी तो हमारे टर्नओवर का पार्ट बनेगा, तो 240 का 60%। और अब जो नंबर आएगा उस पर 1.25%। मैंने सिंपली देखें क्या किया है, 50 प्लस 40 प्लस 410 ये हमारी कंपनी का टर्नओवर, 240 एओपी का टर्नओवर और हमारा शेयर 60%, तो 240 का 60%। तो इसे थोड़ा सा चेंज कर देता है, एक तो 500 मिलियन का 1.25% आ जाएगा प्लस 240 का 60% का 1.25% भी आ जाएगा, तो ये आ गया 8.05। 240 का 60% का 8.25, ठीक है। अब आते हैं हम ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स पे।
ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स के लिए हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स सवाल में गिवन है। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास सवाल में 80, तो मैं लिख देता हूं यहां पे पहले 80 मिलियन। अब एसीटी हम कैलकुलेट नहीं करते, एसीटी हम कैलकुलेट नहीं करते एफटीआर की इनकम पे, एग्जेम्प्ट इनकम पे, एमटीआर मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम पे, इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंटिंग मेथड के तहत जो इनकम आई इनकम फ्रॉम एसोसिएट इस अमाउंट पे, तो एग्जेम्प्ट इनकम पे, एफटीआर की इनकम पे, मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम पे और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट अंडर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड, इन 3-4 इनकम के अगेंस्ट हम एसीटी कैलकुलेट नहीं करते। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो एरर है ना उसको सही करते हैं। क्या एरर था सर? इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिविडेंड भी शामिल है, तो आप लेस कर दें बोनस डिविडेंड, और ये हमारे पास ऊपर ही लिखा हुआ है 16 मिलियन। तो ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ जाएगा करेक्ट, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंट्स में ही गलत कैलकुलेट हुआ है ना, तो ये आ गया करेक्टेड। अब हम इसमें से लेस करते हैं इनकम फ्रॉम एसोसिएट अंडर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड। इक्विटी अकाउंटिंग मेथड के तहत जो एसोसिएट की इनकम है वो यहां से हटा दें। वो कितनी थी सर? वो थी 24 मिलियन, यहां ऊपर लिखी ऑलरेडी। इसके अलावा इसमें से हटा देंगे इनकम अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, इनकम अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम। सर फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम मैंने ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट की हुई है, फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम मैंने ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 14.84, तो ये मैं माइनस कर देता हूं। इसके अलावा एमटीआर की इनकम भी मैंने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 2.48। अच्छा, ये एमटीआर की इनकम थी रिपेयरिंग सर्विसेज वाली, और एक हमारे पास कमर्शियल इंपोर्ट वाली इनकम भी है। कमर्शियल इंपोर्ट में चूंकि लॉस आ रहा है तो बेसिकली माइनस नहीं हो रहा होगा, वो ऐड हो रहा होगा, हम ऐड कर देंगे। कमर्शियल इंपोर्ट में हमारे पास लॉस कितना था? 5.7 का। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इनकम आ गई एज पर सेक्शन 113, अकाउंटिंग इनकम अंडर सेक्शन 113C। अच्छा, मैंने क्या करा है कि मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया एज पर अकाउंट्स में जो करेक्शन थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सही किया, इक्विटी अकाउंटिंग इनकम को हटाया, एग्जेम्प्ट इनकम होती तो वो भी हटाता, एफटीआर और एमटीआर की इनकम वो माइनस की है, एफटीआर और एमटीआर की इनकम वो माइनस की है जो हमने एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट की। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग इनकम को सही कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनकम को सही करने का मतलब है कि आपने एफटीआर और एमटीआर की भी अकाउंटिंग इनकम का हिस्सा निकालना है। तो हम ये देख लें अगर कि हमने ये जो वर्किंग की है इसमें कमर्शियल इंपोर्ट का कॉस्ट ऑफ सेल्स सही माइनस किया है, बाकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थे वो हमने कैलकुलेट करते वक्त 12 रुपए की परचेजेस डिसअलाउ कर दी थी एज पर दी टैक्स लॉ। ये जो 12 रुपए की परचेजेस मैंने डिसअलाउ की एज पर दी टैक्स लॉ, ये अकाउंट्स में तो एक्सपेंस है ना, ये अकाउंट्स में तो एक्सपेंस है ना। तो ये जो मैंने 538 को कैलकुलेट किया था जिसमें मैंने 12 रुपए की परचेजेस डिसअलाउ करवा दी थी क्योंकि इस पे विदहोल्डिंग नहीं की थी, तो ये टैक्स लॉ के हिसाब से एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है, अकाउंट्स में नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अकाउंट्स के लिहाज से सारी क्लास ऑफ इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बाकी सारे एक्सपेंसेस तो अलाउ ही हुए हैं जो कि ऑलरेडी इन वर्किंग में एडजस्ट हुए में माइनस हुए में। अगर मैं इन नंबर्स में से भी लेस कर दूं परचेजेस डिसअलाउड अंडर टैक्स लॉ, ये वो परचेजेस है जो कि डिसअलाउ हुई है अंडर टैक्स लॉ, अकाउंट्स में तो नहीं ना। वो कितनी थी सर? 12। और ये 538 का एक्सपेंस जो हमने अपोर्शन किया है वो चारों में अपोर्शन नहीं किया बल्कि एक्सपोर्ट की इनकम, रिपेयरिंग की इनकम और अदर रेवेन्यूज, तो यानी कि 12 जो है वो एफटीआर, एमटीआर, रिपेयरिंग सर्विसेज और अदर रेवेन्यूज में एलोकेट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस 12 को अपोर्शन कर देते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 50 प्लस 410। ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक्सपोर्ट की इनकम
रिपेयरिंग सर्विसेज की इनकम और अदर रेवेन्यूज की इनकम कैलकुलेट कर सकूं नेट इनकम एज पर अकाउंट्स। ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये नेट इनकम एज पर टैक्स था, ताकि एसीटी की वर्किंग में अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वही हिस्सा हटाएं जो कि पर्टेन करता है अकाउंटिंग इनकम से। तो हमने 12 को एक्सपोर्ट एफटीआर, रिपेयरिंग सर्विसेज एमटीआर और अदर रेवेन्यूज में एलोकेट किया। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इनकम नेट आ गई इन तीनों की, कि जो कि अच्छा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12 रुपए का जो एक्सपेंस था वो कमर्शियल इंपोर्ट से तो पर्टेन ही नहीं करता। कमर्शियल इंपोर्ट की तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। ये मैं सिर्फ देख लूं कि लिंक सारे सही लगे, ठीक है। तो 10.14 अकाउंटिंग इनकम है एक्सपोर्ट्स की और 1.69 एमटीआर की इनकम है और 5.7 कमर्शियल इंपोर्ट। हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे एफटीआर में 14.88 माइनस किया था, इसको माइनस कर देते जो एज पर अकाउंट्स हैं 10.14, जो हमने रिपेयरिंग सर्विसेज माइनस किया था 2.48, एज पर अकाउंट्स माइनस कर देते दैट इज 1.69, और कमर्शियल इंपोर्ट में हमारे पास 5.7 का लॉस था, इनको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.7 ही रहेगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक्यूरेट अकाउंटिंग इनकम आ गई एज पर सेक्शन 113C। अब हमने इस पे कैलकुलेट करना है ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। तो ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 17%, ये आ जाएगा 33.86 का 17%। इसे मैं यहां रख देता हूं। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आ गया हमारे पास 5.76 और इसे हम सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने टैक्स एट एप्लीकेबल रेट कैलकुलेट कर लिया 24.5, टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट कर लिया 8.05 और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट कर लिया 5.76। अब एफटीआर का टैक्स भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो सवाल में हमें इन्होंने बताया था कि हमारे पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स भी था। मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम टैक्स ईयर 2022 इज 20 मिलियन। 20 मिलियन का हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स भी है। अब अगर मैं अपनी वर्किंग पे आऊँ तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स है, इससे मैं सिर्फ एप्लीकेबल टैक्स रेट से ही कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेस करता हूँ ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स। अच्छा, मिनिमम टैक्स भी जो माइनस करेंगे वो सारा 20 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं सारा मिनिमम टैक्स माइनस कर दूंगा तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी एट पर एप्लीकेबल रेट आ जाएगी वो 4.5 आ जाएगी और हमें इस साल टर्नओवर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि इफेक्टिवली हम सारा मिनिमम टैक्स एडजस्ट करके इस साल मिनिमम टैक्स की रेट कर रहे होंगे। तो इस तरह तो वो जो लाइफ की बात है कि 3 साल तक मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो लाइफ वाला प्रोविजन ही डिफीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स को उतना ही एडजस्ट करूंगा कि मेरा एप्लीकेबल रेट के हिसाब से जो टैक्स बने ना वो करंट ईयर के मिनिमम टैक्स और एसीटी से लोअर ना बन रहा हो। तो इसको हम कैसे देख लेते हैं कि अगर हम 24.5 में से माइनस कर दें 8.05, ये 24.5 में से माइनस कर दें 8.05, तो हम 16.45 का मिनिमम टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। और 16.45 अगर मैं यहाँ प्लॉट करूं तो हमारे पास ये लायबिलिटी 8.05 पे आ जाएगी। यानी कि अब जब हम इन तीनों का हायर लेंगे तो वो 8.05 आ रहा है। यानी कि करंट ईयर में मिनिमम टैक्स पे नहीं जा रहे, करंट ईयर में एप्लीकेबल रेट के हिसाब से 8.05 ही पे कर रहे हैं, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स था 20 का उसे हमने 16.45 तक एडजस्ट किया। सर ये हमारे पास आ जाएगा हायर ऑफ दीज थ्री। दिस इज टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड एमटीआर। अब इसके बाद ऐड करते हैं एफटीआर का टैक्स, जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट से पर्टेनिंग था। 300 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट की थी, इस पे 1% का एफटीआर का टैक्स। तो ये आ जाएगा 300 इंटू 1%। ये हमारे पास आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। और लास्ट टोटल टैक्स लायबिलिटी से हम माइनस कर देते हैं अपनी विदहोल्डिंग टैक्सेस को। तो लेस विदहोल्डिंग टैक्सेस
सबसे पहले तो हमारे पास अंडर सेक्शन 154 जो एक्सपोर्ट का विदहोल्ड हुआ होगा वही माइनस कर देता है, दैट इज 3 मिलियन। इसके बाद इन्होंने सवाल में बताया था कि हमारी कुछ विदहोल्डिंग सेक्शन 153 में हुई है रिपेयरिंग सर्विसेज पे, दैट वाज 50 मिलियन का 3%। ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वैसा है 1.5 माइनस में शो कर देता हूँ। और तीसरा हमारे पास अंडर सेक्शन 148 दैट इज इंपोर्ट्स। ये सवाल में गिवन था और ये भी मैंने ऊपर मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन में लिया था, दैट इज 1.65। तो ये हमारे पास फाइनली टैक्स पेबल या रिफंडेबल आ गया। ये आ गया मेरे पास टैक्स पेबल। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।